अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और मैं हूं डॉक्टर अबीना अस्लम विद सेहत से है ज़िंदगी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो उनका भी ताल्लुक़ हेल्थ डिपार्टमेंट से ही है। वो भी सेहत के लिए लोगों के काम आते हैं और वो उनकी जो प्रोफेशन है बेसिकली वो है नर्सिंग का। और बाकी हम उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या जॉब है और थोड़े और बहुत उनसे डिस्कशंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, यशवा नाम है इनका, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और मैं हेल्थ सोल्यूशन के साथ एज ए नर्स काम कर रहा हूँ और सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ उनके साथ। ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे थोड़ा सा हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा क्लियर करें कि स्टाफ नर्स क्या होती है, एड नर्स क्या होती है, अटेंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा इसको बताइए। जो पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स हो, ठीक है, और एक एड नर्स ये होता है जो किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल का डिप्लोमा ले, वो एड नर्स कहलाता है। और अटेंडेंट वो होता है जो एज ए नर्सिंग अटेंडेंट काम करता है। बेसिकली नर्स एड वो होता है जो असिस्टेंट ऑफ नर्स होता है, ठीक है। ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो रजिस्टर्ड नर्सेज होते हैं, उनके जो एड नर्सेज होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं, और जो आपके होते हैं अटेंडेंट्स, वो नर्सिंग अटेंडेंट्स होते हैं। वो घरों पे उनकी ड्यूटीज़ ये होती हैं सिर्फ कि पेशेंट की हाइजीन को मैनेज करना, उनकी फूडिंग का ख्याल रखना, टाइम टू टाइम फूड्स देना, इज इट। मेडिसिन देना, इससे ज़्यादा नर्सिंग अटेंडेंट का काम नहीं होता। मेडिसिन ओरल देना, ठीक है, ओरल देना, नॉट इंजेक्टेड। और जो वाइटल्स वगैरह चेक करने होते हैं, सारे वाइटल्स वगैरह अटेंडेंट का काम नहीं होता, वो एड नर्स का काम है। अगर बीपी वगैरह खाली लेना हो तो अगर अटेंडेंट कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, बट ये एड नर्स का काम होता है। ठीक है। एड नर्स की और क्या क्या ड्यूटीज आ जाती हैं? एड नर्स की ड्यूटीज आ जाती हैं वाइटल्स मैनेज करना, वाइटल एवरी 1 आवर मैनेज करना, फूड देना प्रॉपरली जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपने ये देना है, सॉफ्ट डाइट देनी है, हार्ड डाइट देनी है। और एड नर्स का ये काम होता है कि एड नर्स को अलाउ होता है कि वो इंजेक्शंस वगैरह इंजेक्ट कर सके। जो एनजी फीडिंग वगैरह एड नर्स करवा सकता है, ठीक है। और जो हमारा पीएनसी होल्डर स्टाफ है, उसके पास ये क्वालिफिकेशन होती है कि वो आईवी के प्रोसेस कर सके, उसके बाद कैथेटराइजेशन के प्रोसेस कर सके, एनजी के प्रोसेस प्रोसीड कर सके। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जैसे हम भी देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टाफ होते हैं जो जस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड पे जो है वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। क्या हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर एजुकेशन इसलिए दी जाती है ट्रेनिंग नर्सिंग के सिलसिले में? जी बिल्कुल। हमारे पास नर्सिंग स्कूल रजिस्टर्ड हैं कराची के अंदर, बेसिकली गवर्नमेंटल भी और प्राइवेटली भी। हमारे पास जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। आजकल तो नॉर्मल नर्सिंग बंद हो चुकी है, आजकल जेनेरिक नर्सिंग आ चुकी है एफएससी प्री मेडिकल के बाद। तो अब जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से या उसके हिसाब से, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से नर्सेज बनकर काम कर रहे हैं, जब अल्लाह ना करे, देखिए पहली बात तो ये उनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ उसका है, थ्योरी तो उनके पास है नहीं, बिल्कुल थ्योरी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ उनके पास एक्सपीरियंस है कि आईबी हम इस तरह कर लेंगे, एनजी पास कर लेंगे और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इज इट। उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं आता। 2-4 मेडिसिन के नाम आ गए, जी हम रजिस्टर्ड नर्स हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज खराब हो जाती है केस, तो उसका उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, कोई आइडिया नहीं, लिमिटेड उनके पास नॉलेज होती है। बिल्कुल यही है, एक्सपीरियंस सिर्फ उनके पास इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का होता है। उसके बिहाफ पे वो अपने आप को कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड नर्स हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब लोगों में कितनी अवेयरनेस आ गई? क्योंकि काफ़ी टाइम पहले अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले तक लोगों में नहीं था कि वो घर पे स्टाफ को अरेंज करें और फिर जो है उनसे सारी अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाएं, वो हॉस्पिटल ही जाना प्रेफर करते थे। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि घर पे ट्रीटमेंट हो सकती है। मैं कहता हूँ 50 to 60% कराची के लिहाज से अगर हम बात करें, 50 to 60% लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि हम लोग घर पे ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि पेशेंट किसी और डिजीज के साथ हॉस्पिटल जाता है, वो 4 डिजीज और लेकर घर मरा, बिल्कुल, ये चक्कर है। इस वजह से काफ़ी हद तक जो हमारे एजुकेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी फैमिलीज़ के अंदर इजाफा होगा काफ़ी हद तक।
अच्छा, यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि जो हॉस्पिटल में स्टाफ होता है उसमें हम देखते हैं कि अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ, अगर हम बेल रिंग करते हैं तो बहुत प्रॉम्प्ट उनका रिस्पॉन्स आता है, बहुत जल्दी से आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हमारे हैं, लेकिन वो शायद उतना कीनली वो नहीं देखते पेशेंट को, उतना अच्छा वो रिस्पॉन्स नहीं होता। इसका क्या रीज़न होता है? क्या वर्कलोड बहुत है या पे स्केल कम है? क्या रीज़न हो सकता है? देखें, मैं आपसे एक बात कहूँगा, पे स्केल सबसे ज़्यादा गवर्नमेंटल नर्सेज का बहुत ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। और अगर हम प्राइवेटली आ जाएं तो प्राइवेटली में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है वो पैसे दे रहा होता है, बिल्कुल, और उसको काम से मतलब है। ठीक है। और प्राइवेटली नर्सिस को ये भी होता है कि देखें, अगर हम काम नहीं प्रॉपर वे में करेंगे, हमारी कंप्लेन जाएगी, हमारा शो कास्ट निकल आएगा। ठीक है। अब अगर आप चले जाएं गवर्नमेंटल बेस पे, ठीक है, गवर्नमेंटल बेस पे ये है कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आप छोटा सा, मैं नाम नहीं शो करूँगा, हमारे भी क्लिनिकल्स वहीं होते थे। ठीक है। अभी वहाँ पर यह है कि ईआर के अंदर सिर्फ 2 स्टाफ्स हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरत होती है। ईआर के अंदर सिर्फ 2 स्टाफ्स हैं और एक फीमेल स्टाफ है। फीमेल स्टाफ में भी सो जाना है, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कैथेटराइजेशन कर रही हैं, हर चीज़ वो कर रही हैं। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम एक्सपोजर नहीं कर रहा, बट मैं गवर्नमेंटल सेटअप्स की मैं जस्ट बात बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे ये वहाँ पे 99% काम स्टूडेंट से करवाया जाता है, और जो हमारे हेड नर्सेज हैं और जो हमारे हेड नर्सेज के बाद वार्ड के स्टाफ्स होते हैं, वो लोग कुर्सी के ऊपर लात पर लात रख कर, माजरत से मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ, बैठे हुए होते हैं। और वहाँ पर काम ज़्यादातर जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लिनिकल के लिए गवर्नमेंटल सेटअप्स में जाते हैं, वो वहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। सही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जब तक हम लोग अपने आप को सही नहीं करें, हमारे पास एक्चुअली हमारे में भी ये आदत है कि हमारे पास एक सीट आ जाती है, हम उस पे ऊपर काम नहीं करते, बस सुस्ती। और पहली बात यह कि जितने भी आजकल के हमारे जिन्होंने जेनेरिक बीएसएन किया हुआ है और जो बीएसएन कर चुके हैं, वो ज़्यादातर स्किप हो रहे हैं। कोई जा रहा है, कोई डीएचएल करके दुबई जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो इसलिए बेसिकली हम लोगों को अपने अंदर एजुकेशन के साथ इंसानियत भी पैदा करनी होगी। एजुकेशन तो हम लोगों ने हासिल कर ली है, लेकिन इंसानियत नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताइए कि अभी जैसे जो सिनेरियो है कोविड का, तो इसमें आपने क्या चेंजेस देखी हैं? अगर स्टिल इस पोजीशन को देखा जाए, आज की पोजीशन को देखा जाए, तो मेरी नज़र में 50% बैक हुए हैं हम लोग। बैक से मुराद कि काफ़ी हमने कवर कर लिया है अपने आप को। लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं तो बाहर SOPs का ख्याल बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है। वो एक टाइम था कि हर पर्सन जो है मास्क यूज़ कर रहा था। इस टाइम आपने भी नहीं अप्लाई किया हुआ, मैंने भी नहीं अप्लाई किया हुआ। ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं कि हम एजुकेटेड होकर भी हम अपनी चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, अभी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं, अभी मैं 2 हॉस्पिटल से होकर आ रहा हूँ, तो पहले तो वो होता था ना कि मास्क होगा तो एंटर होंगे। अब ना सैनिटाइजर है ना मास्क है, कोई टेम्परेचर चेकिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं एक्सपोजर नहीं करूँगा हॉस्पिटल्स के नाम, बट अब यही चल रहा है। पहले आप किसी मार्ट में जा रहे हैं, आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, आप हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका मास्क होना लाजमी है, और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ रहा है आपको। और अब कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। आप यहाँ से बाहर निकलें, रोड पर खड़े हों, आप बसेस का हाल देख लें, ऑटोज़ का हाल देख लें, कोई बात वही है ना, जब हमारे सर पर पड़ेगी फिर हम लोग कहेंगे कि क्या हो गया, उससे पहले हमें एहतियात रियलाइज नहीं करते। और अभी 4th वेव का सुनने में आ रहा है कि 4th वेव आ सकती है। बिल्कुल, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जिस तरह के हालात हैं वो हमारे अच्छे हालात नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द क्या देख रहे हैं? लोग क्या वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, या अभी भी कुछ लोग हैं जो हेजिटेट कर रहे हैं इस पे? मैं 50-50 बात करूंगा कि 50% हमारी कम्युनिटी कराची की जा रही है। ठीक है, एजुकेटेड पर्सन्स, और 50% वो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना कि 2 साल के बाद हम मर जाएंगे। तो वो बात वही आ गई कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो ये बातें कर रहे हैं, और कुछ ऐसे एजुकेटेड लोग भी हैं जो वो ये बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें ये बातें कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता है। बट हमारा जो मेन सेंटर बना हुआ है एक्सपो, काफ़ी क्राउड वहाँ पर, मैंने विजिट किए हैं, काफ़ी क्राउड वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप आ जाएं थोड़े सेकंड डिग्री के, सेकंड क्लास के ऊपर आ जाएं, तो काफ़ी लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। हमारे कुछ गवर्नमेंटल सेटअप्स के लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई नहीं है अभी तक।
बिल्कुल, और वो ना खुद अपने आप के लिए एक खतरा पैदा कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। फर्स्ट डोज के बाद कहा जाता है हम 75% सिक्योर्ड हैं, और सेकंड डोज के बाद कहा जाता है हम 85% टू 89% क्योर्ड हैं। And you still have to follow all the SOPs, आपको तब भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग तब भी करनी है, लेकिन हम तो वैक्सीन ही लगवा रहे, तो सोशल डिस्टेंस कहाँ करेंगे? हमारे बहुत लोगों का ये भी माइंडसेट है कि अगर वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड होगा तो फायदा क्या है। ये भी मैंने बातें सुनी है, तो उनको लगता है कि शायद वैक्सीन इसके आप कंप्लीटली रेजिस्ट हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके अलावा आपने अपनी ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, उसमें क्या आपने चेंज देखा आफ्टर कोविड? क्या आपके पास ज़्यादा लोगों ने जो है वो अपने घर में ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट की? किस तरह से आपने उस सिलसिले में क्या चेंज देखा? जब कोविड आया था तो बहुत ट्रेंड चला था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो वो पॉइजन का इंजेक्शन लगा देंगे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अलग अलग खौफ थे कि हमें बंद कर देंगे आइसोलेशन रूम में या कुछ लगा देंगे। मेन खौफ ये था कि आइसोलेशन में बंद कर देंगे। ठीक है, उस खौफ को लोगों ने देखते हुए फिर लोगों का रुझान आ गया होम नर्सिंग केयर के ऊपर। ठीक है, उस होम नर्सिंग केयर के ऊपर जब रुझान आया तो लोगों में अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक वेंट का पेशेंट है या बाईपैप का पेशेंट है, आप आईसीयू के अंदर उसको शिफ्ट करवा रहे हैं, आईसीयू में रखा हुआ, आप दिन में 1 या 2 दफ़ा देख लेंगे। ठीक है, अब वही आईसीयू आपका मिनी आईसीयू घर पर प्लांट किया जाए तो आप हर 2 घंटे बाद भी अपने पेशेंट को देख सकते हैं, हर 3 घंटे बाद भी पेशेंट को देख सकते हैं, और उसके अंदर भी हम अपने रजिस्टर्ड नर्स प्रोवाइड करते हैं। जो ही रजिस्टर्ड नर्स हॉस्पिटल में वर्कआउट कर रहे हैं वही रजिस्टर्ड नर्स घर पे आप बाईपैप भी और वेंटिलेटर भी डील कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, इस कोविड के बाद जो है होम नर्सिंग का रुझान ज़्यादातर, पेशेंट आईसीयू में है तो जाहिर है वो भी अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहा, घर पे है तो वो उनके इर्द गिर्द लोग सब मौजूद हैं, तो उनका भी एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है। इसका भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। एग्जाम्पल, कोई पेशेंट आईसीयू में हॉस्पिटलाइज होता है और उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है या एचडीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसके घर वाले तो 24 आवर्स उसके पास नहीं, उनकी फैमिली तो 24 आवर्स उनके पास नहीं होगी ना। वो ज़्यादा एग्जॉस्ट सोच के यही हो जाता है कि मेरी फैमिली मुझे नहीं देख रही, मेरे पता नहीं आखिरी आयाम चल रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। ठीक है, फैमिली के आएंगे, आईसीयू के अंदर 5 मिनट भी मुश्किल से अटेंडेंट को खड़े होने दिया जाता है। ठीक है, आए मिले और चले गए। अब वही पेशेंट अगर घर पर होगा तो उसकी रिकवरी के चांसेस 75% होंगे, जो आईसीयू के अंदर 35% होते हैं। अब आईसीयू के अंदर 35% है, घर के अंदर 75% क्यों है? क्योंकि घर के अंदर उनको घर का एटमॉस्फेयर तो मिल ही रहा है, प्लस जो आईसीयू की केयर है वो घर पे हो रही है। बिल्कुल। वो अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को देखता है, अपने बहन भाइयों को देखता है, अपने बच्चों को देखता है, तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत हॉस्पिटलाइजेशन के। ठीक है, अच्छा बस आखिरी बात मैं ये आपसे कहूँगी कि आप कुछ व्यूअर्स को मैसेज दें, एक तो इस बात से रिलेटेड कि घर पे ट्रीटमेंट हो तो ज़्यादा बेटर है, दूसरी चीज़ ये कि यंग जनरेशन के लिए भी कि वो इस नर्सिंग की फील्ड की तरफ आए, इसमें उनके लिए क्या स्कोप है, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। अगर आप लोग नर्सिंग करना चाहते हैं तो एफएससी प्री मेडिकल के बाद जेनेरिक बीएसएन ओपन्स हैं। ठीक है, अभी ये गवर्नमेंटल सेटअप्स के अंदर भी क्लासेस, नर्सिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी क्लासेस दी जा रही हैं, और प्राइवेट स्कूल्स भी बने हुए हैं, जैसे कि न्यू लाइफ हो गया, जेम्स हो गया, अमेजिंग ग्रेस हो गया, ये लोग प्राइवेट बेसिस पे कर रहे हैं, प्राइवेट बेसिस के ऊपर जेनेरिक नर्सिंग करवा रहे हैं। इसके बाद आप इसके अंदर फर्दर बहुत स्कोप है, आप जेनेरिक बीएसएन करें, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करें, उसके बाद आप एमएसएन कर लें, इसके अंदर बहुत स्कोप है। आप एफएससी के बाद इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। और दूसरी बात कि आप जितना अच्छा ज़्यादा हो सकता है आप लोग होम नर्सिंग को प्रिपेयर करें, क्योंकि पेशेंट एक डिजीज़ के साथ जाता है और 4 डिजीज़ वो साथ लेकर घर पर आता है, फिर उसके बाद आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक इन्फेक्शन नहीं है और एक मरीज़ एडमिट नहीं होता एक इन्फेक्शन के साथ। पोस्ट नेगेटिव वालों को भी उसमें डालना है, पोस्ट पॉजिटिव वालों को भी एक ही वार्ड में डालना है। हमारे एक टीचर थे मरूम सर अलाउद्दीन, हमारे इंग्लिश के लेक्चरार थे, पता नहीं पॉजिटिव थे या नहीं थे, बट उनको पॉजिटिव वालों में डाल दिया था। जब उनकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि हमें जो डिजीज़ नहीं भी होती, हॉस्पिटल वाले कुछ तो वो डिजीज़ हमारे को तोहफों में दे देते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि आप होम नर्सिंग को प्रिपेयर करें। हेल्थ सोल्यूशन होम नर्सिंग के हवाले से 24 आवर्स एक्टिव है।
आप कॉल्स कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके ऐप के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। तो लिहाजा बहुत अच्छा है कि आप हेल्थ सॉल्यूशन को प्रेफर करें और होम नर्सिंग को प्रेफर करें ज़्यादातर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना टाइम देने का। और आप लोगों से बस मैं इतना ही कहूँगी कि जब तक कोई बहुत सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती पेशेंट की, तब तक बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि आप पेशेंट को उनके घर वालों के साथ ही प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए। आप खुद भी मॉनिटर करते रहें क्या ट्रीटमेंट है, और हेल्थ सॉल्यूशंस के थ्रू आप जो है अटेंडेंट को भी कॉल कर सकते हैं, अटेंडेंट से भी जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, नर्स से भी हो सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। फिर अगली बार दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।